अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार के लिए सरसों की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। अरहर की फसल में फूल एवं फलियां बनते समय अपनाए जाने वाले पौध संरक्षण उपाय। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के किसानों को कृषि सलाह। हमारे राज्य में रबी फसलों में ली जाने वाली तिलहनी फसलों में सरसों का प्रमुख स्थान है और प्रदेश के बहुत से किसानों ने इसकी बुआई भी कर दी होगी। लेकिन जो किसान इसकी बुआई नहीं कर पाए हैं वो इसकी खेती से अधिक उपज लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन कर खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करें। तो वो इसकी कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और वैज्ञानिक तकनीके से बुआई किस तरीके से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मंदसौर के वैज्ञानिक डॉक्टर रोशन गिलानी। तो सरसों की फसल जो है किसान भाई लगाएं तो उसमें ये ध्यान रखें कि हमारी जो मिट्टी है वो बलुई दोमट से दोमट मिट्टी होनी चाहिए। उसका पीएच मान जो है 7 के आसपास होना चाहिए। अत्यधिक अम्लीय मिट्टी में ये नहीं हो पाती है और क्षारीय भूमि में भी सरसों को दिक्कत आती है। लेकिन जो है आजकल ऐसी किस्में आ गई हैं कि जो क्षारीय भूमि है या लवणीय भूमि है उसके लिए भी किस्में विकसित की गई हैं। इसके अलावा जो मिट्टी है हमारी उसमें जो ध्यान देने की बात है कि उसमें जल निकास अच्छा होना चाहिए। अब इसकी खेत की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले जो अपनी खरीफ की फसल है, सोयाबीन है या जो भी मूंग उड़द है, उसकी कटाई के बाद हमें जो है इसमें मिट्टी पलटने वाले हल से एक पहली जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई डिस्क हैरो या कल्टीवेटर चलाना चाहिए और उसके बाद जो है एक भारी पाटा लगाना चाहिए ताकि ढेले जो हैं वो न रहें और वो नमी का भी संरक्षण करता है। तो पाटा अच्छा तरीके से चलाएं। किसान भाइयों, अभी आपने भूमि के चयन और तैयारी के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं संतुलित उर्वरक प्रबंधन के बारे में। सिंचित अवस्था के लिए जो सरसों में दिया जाता है वो जो डोज दिया जाता है NPK का वो है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम स्फुर और 15 किलो पोटाश। साथ में 20 किलोग्राम सल्फर या गंधक भी देना जरूरी रहता है। लेकिन जहां हाइब्रिड की बात करते हैं जो जिसका एरिया ज़्यादा होता जा रहा है तो वहां पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 30 किलोग्राम पोटाश देना चाहिए। इन तीनों ही अवस्थाओं में हमें गंधक देना नहीं भूलना चाहिए। अनुशंसित नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं स्फुर, पोटाश व गंधक की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में अच्छी तरह मिला दें तथा नाइट्रोजन की शेष बची हुई आधी मात्रा का उपयोग पहली सिंचाई के बाद खेत में खड़ी फसल के अंदर छिड़क कर करें। इसके अलावा सरसों का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। तो इसमें जो है हमें अभी जो बहुत सारी वेराइटीज आई हैं जिसमें कि जो अगेती किस्में है जिसमें उसमें है पूसा अग्रणी और क्रांति। ये किस्में जो है बहुत जल्दी 105 से 110 दिन में आ जाती हैं, उत्पादन भी अच्छा देती हैं। दूसरी वैरायटी जो पुरानी वैरायटीज़ हैं पूसा जय किसान, पूसा बोल्ड, वसुंधरा, जो कि सिंचित अवस्था में बहुत अच्छा उत्पादन दे रही हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। और इसके अलावा जो है जैसे मैंने बताया था कि
लवण सहनशील किस्में भी आ गई हैं, जो जहाँ की जमीन लवणीय है वहाँ पे CH52, CH54 ये वेराइटीज़ किसान भाई लगा सकते हैं। इसके अलावा अभी नई वेराइटी आई है, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से विकसित RVM1। ये किस्में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। इन सारी किस्मों के अलावा किसान भाइयों का जो रुझान है वो हाइब्रिड के ऊपर ज़्यादा जा रहा है। ये हाइब्रिड का जो किसान भाई हैं अगले साल उसी बीज को इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन बहुत अच्छा उत्पादन देने के कारण किसानों की जो है चॉइस जो है ये हाइब्रिड के ऊपर रुझान है। तो कोई सा भी किस्म लगाएं, कोई सा हाइब्रिड लगाएं। सरसों के लिए प्रति हेक्टेयर उचित बीज की मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। तो सबसे बात ध्यान देने रखें कि इसका बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर में कम से कम 4 से 5 किलोग्राम बीज इसमें लगता है। और किसान भाइयों, बीज बोते समय जो है उसका बीज उपचार अवश्य करें। इसमें जो है हमें सबसे पहले फफूंदनाशक दवाओं से बीज उपचार करना चाहिए, जैसे कि थायरम 1.5 ग्राम और बेविस्टिन 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करें। सरसों को जो है सूखे में बोनी भी कर सकते हैं। अगर आपने जल्दी बोनी कर दी है खरीफ फसल कटाई के बाद और आपने पाटा भी चला के फटाफट जल्दी आप कर रहे हैं तो आप उसको सूखे में बोनी कर सकते हैं। जहां आप देर कर देते हैं तो आपको पलेवा करके बोना पड़ेगा। सरसों की बुआई देशी हल, सरिता या सीड ड्रिल से कतारों में करें तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हुए 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बुआई करें। किसान भाइयों को बुआई के बाद जो है दूसरा काम ये करना है तुरंत बाद की चुनाई का है ना, मतलब एक जो है थिनिंग करना है। जो अतिरिक्त पौधे हैं उनको हमको निकालना पड़ता है, इसको थिनिंग कहते हैं। 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच में प्लांट के बीच में दूरी रखी जाती है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं किसान भाई तो उनको उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई अरहर की खेती कर रहे हैं उनकी फसल में फूल और फलियां बनने की अवस्था चल रही है और इस अवस्था पर फसल में कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप फसल पर देखने को मिलता है, जिनका समय से नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसल को भारी क्षति पहुंचाते हैं और ऐसी फसल से उपज भी कम मिलती है। तो इस समय अरहर की फसल में कौन कौन से पौध संरक्षण उपायों को अपनाना जरूरी है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के वैज्ञानिक डॉक्टर JC गुप्ता। आज मैं आपको अरहर की जो फसल है उसके कीट एवं रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। कीट एवं रोगों का नियंत्रण करते हुए अरहर की फसल का उत्पादन किया जाए तो अधिक से अधिक हमें लाभ प्राप्त होगा और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, फली छेदक कीट अरहर की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है, इसलिए आप इस कीट का समय रहते रासायनिक नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अरहर की फसल में अभी जो फली छेदक कीट है इसका प्रकोप काफी मात्रा में दिखाई दे रहा है और ये फली छेदक कीट जो है इसका नुकसान भी अरहर की फसल में सर्वाधिक होता है। ये जो कीट है ये फूल की अवस्था पर शुरू होता है और जब तक फली पकती है जब तक इसका प्रकोप हमारे खेतों पर दिखाई देता है। यह कीट फूल आने पर अंडे देना शुरू करता है। 2-3 दिन में अंडे से छोटी छोटी इल्लियाँ निकलती हैं और ये थोड़ी बड़ी होती हैं और बड़ी होने के बाद में जो फली बन जाती है और उनमें दाने बनने लगते हैं, उन दानों को ये खाना शुरू कर देती हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है और हमारे गुणवत्ता पर पड़ता है। इस कीट के नियंत्रण करने के लिए
किसान भाइयों, 2-3 दवाइयां हैं जो काफ़ी कारगर हैं। एक जो दवा है कीनोल-फॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए 10-10 दिन के अंतर से अगर 2 या 3 छिड़काव अभी पकने की अवस्था पर अरहर की फसल में कर दिए जाएं तो हमें जो है बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इसके अलावा अरहर की फसल में बंझा रोग का भी प्रकोप होता है, जिसकी वजह से अरहर के उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। तो आप किस तरह से करें इस रोग का नियंत्रण, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इसमें एक बांझ रोग भी आता है। ये वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है। इस रोग के कारण पत्तियां बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं और उसमें अफलन जैसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि उसमें फूल नहीं बनते और पत्तियों के गुच्छे, छोटी छोटी पत्तियों के गुच्छे अरहर की खेत में दिखाई देते हैं। यह जो रोग है यह भी रस चूसक कीटों के द्वारा फैलता है। अरहर की फसल में इस प्रकार के पौधे जब हो जाते हैं तो रस चूसक कीट उनका रस चूस करके जो स्वस्थ पौधे होते हैं वहाँ उसको छोड़ देते हैं और उनमें भी यह समस्या आ जाती है। इस कीट का नियंत्रण भी डाइमेथोड दवा है, 750 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो इससे दोनों कीटों का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। आपका फली छेदक कीट है वह, और जो रस चूसक कीट हैं जो बांझ रोग को फैला रहे हैं, इसका नियंत्रण भी इस दवा से आसानी से किया जा सकता है और हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी हैं बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर, जबलपुर, मुरैना व रायपुर से जारी मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की खेती हेतु उन्नत बीज और आदानों की समुचित व्यवस्था करें। गेहूं की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। पूर्ण सिंचित अवस्था के लिए JW 1203, JW 1215, HI 1544 आदि। अर्ध सिंचित अवस्था के लिए JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531 आदि और असिंचित अवस्था के लिए JW 3288, JW 3173 आदि। चने की उन्नत किस्मों में JG 130, JG 11, JG 16, जाकी 9218 आदि तथा काबुली चने की उन्नत किस्मों में काक 2 और JG के 1 प्रमुख हैं। मसूर की उन्नत किस्मों में RVL 31 व JL 2 प्रमुख हैं तथा जीरे की RS 2 व RZ 19 आदि उन्नत किस्मों की बुआई करें। बुआई से पहले बीज को उपचारित अवश्य कर लें। इसके लिए थीरम 1.5 ग्राम व कार्बेंडेजिम 1.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। इसके बाद दलहनी फसलों के बीज को राइजोबियम एवं PSB कल्चर की 5-5 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। पकी हुई सोयाबीन, मूंग, उड़द व बाजरा की फसलों को काटकर तुरंत ही जुताई करके पाटा लगाकर रबी फसलों की बुआई करें। धान के खेत में पानी की सतह के ऊपर पौधों के तनों पर यदि मटमैले रंग के बड़े बड़े धब्बे दिख रहे हों तथा धब्बे बैगनी रंग के किनारे से घिरे हों तो इस शीत ब्लाइट रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा धान में तना छेदक के वयस्क कीट नजर आ रहे हैं। इसके लिए ट्राइजोफॉस 1 लीटर
या रिनॉक्सीफायर 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। अरहर की फसल में सेमी लूपर, चने की इल्ली, तंबाकू की इल्ली कीट के प्रकोप की संभावना अधिक है। सतत निगरानी रखें और प्रति मीटर 2-3 इल्ली दिखाई देने पर प्रोफेनोफॉस व साइपरमेथ्रिन दवा 40 मिलीलीटर प्रति टंकी में डालकर छिड़काव करें। अमरूद व बेर में फल मक्खी कीट की रोकथाम की व्यवस्था करें और बाग में सिंचाई हेतु थाला बनाकर खाद और उर्वरकों को दें। टमाटर, मिर्च, बैगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी आदि रबी मौसम की सब्जियों की नर्सरी बनाकर पौध तैयार करें। प्याज के लिए किसान उन्नत किस्म का बीज और खाद की व्यवस्था कर नर्सरी डालकर स्वस्थ पौध तैयार करें। लहसुन की खेती के लिए बीज की व्यवस्था करें और खेत की तैयारी कर बुआई करें। मटर की हरी फलियों हेतु खेत तैयार कर बुआई करें। पशुओं के लिए हरे चारे की खेती के लिए बरसीम की उन्नत किस्में जवाहर बरसीम 1, JB5, बुंदेल बरसीम 3, वरदान तथा जई की उन्नत किस्में जवाहर जई 1, JHO 822, आनंद 2, T9 आदि का चयन करें। बकरियों में PPR का टीकाकरण अवश्य करवा लें। मौसम को देखते हुए मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस बीमारी के प्रकोप के आसार हैं। इससे बचाव के लिए सफाई रखें एवं किलनी या चीमड़ी के नियंत्रण के लिए मेलाथियोन दवा 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है सिंगरौली जिला भिंड से मनोज सिंह तोमर ने। यह बटन मशरूम के उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनोज सिंह तोमर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज अपन बात करेंगे मशरूम की खेती के बारे में। तो मशरूम क्या होता है, आप वैसे सभी परिचित हैं। जहाँ तक बटन मशरूम की खेती है, बटन मशरूम की खेती कम तापक्रम पे होती है। तो अपन खुले वातावरण में बिना किसी साधन के यदि अपन खेती करना चाहते हैं, तापक्रम कम करने के जो साधन अपने पास यदि नहीं है, तो अपन इसकी नवंबर-दिसंबर में जब तापक्रम इसे कम आता है, इसका लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड कम जो अपने कमरे का तापक्रम चाहिए, उसमें अपन बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो बटन मशरूम की खेती करने वाले किसानों को ये चाहिए कि वो ये तापक्रम नवंबर-दिसंबर में आए उससे पहले 1 महीने पहले कंपोस्ट तैयार कर लें, क्योंकि कंपोस्ट तैयार करने में 25 से 27 दिन लगते हैं। इसलिए कंपोस्ट तैयारी पहले करें। इसके लिए जो प्लास्टिक का ड्रम होता है उसमें अपन भूसे को भिगोते हैं 24 घंटे के लिए। उसके बाद में तो 100 लीटर पानी के अंदर लगभग 7 ग्राम कार्बोनिज़म मिलाते हैं और 125 मिलीलीटर फॉर्मेलिन मिलाते हैं। उसके बाद में इस पानी के अंदर इनको अच्छी तरह से मिलाने के बाद में भूसे को इसके अंदर भिगो देते हैं। 24 घंटे के बाद में भूसे को बाहर निकालते हैं। 100 लीटर के अंदर लगभग 20 किलोग्राम भूसा अपन इसमें भिगो सकते हैं। और भूसा बाहर निकालने के बाद में किसी ढलान वाले स्थान पे इसको रख दो। छोड़ने के बाद में इसमें जो अतिरिक्त पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है वो कंपोस्ट में मिलाए जाते हैं। तो दीर्घ अवधि विधि में कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 15 किलोग्राम, KCN 9 किलोग्राम, SSP 3 किलोग्राम, MOP 3 किलोग्राम, यूरिया 3 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम, फ्यूरोडॉन 30 ग्राम और इन सभी को मिलाकर फर्श पर ढेर बना लेते हैं। इसके बाद इसकी पलटाई करते हैं। प्रथम पलटाई 6ठे दिन और दूसरी पलटाई 10वें दिन, तीसरी पलटाई 13वें दिन और इसके बाद 16, 19 और 25वें दिन करते हैं। इस प्रकार से कंपोस्ट तैयार होता है। अब इसमें स्पानिंग करने की बारी आती है। गीले भूसे के वजन के हिसाब से 2% के दर से अपन इसमें स्पान मिलाते हैं। पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती है 4 किलोग्राम के वजन वाली, उस पॉलीथीन की थैलियों के अंदर इस भूसे को हल्के हाथ से दबा दबा के भरते हैं। और ध्यान रखें कि इसके जो नीचे वाले किनारे हैं पॉलीथीन की थैली के, वो काट देते हैं ताकि जो अतिरिक्त नमी होगी वो इससे बाहर निकल जाएगी। अब इन थैलियों को आप किसी भी स्थान पे जहाँ आपके पास कोई कमरा है, कोई झोपड़ी है, अतिरिक्त स्थान जो आपके घर पे है वहाँ पे इसको रख देते हैं और कमरा बंद कर देके खिड़की बंद कर देते हैं और अंधेरा वाला वातावरण रखते हैं। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर इसके अंदर ये जो आपने स्पान मिलाया है वो अंदर
वृद्धि करने लग जाएगा। नमी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो दिन के अंदर 3-4 घंटे के अंतराल पे इनमें लगभग 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करते हैं। पानी हल्के हाथ से डालना चाहिए। इसके लिए अब आप छोटे फव्वारे का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसके लिए आप पाइप के साथ में छोटा जो फव्वारे वाला जो वो लगा के पानी दे सकते हैं। ये प्रक्रिया आप अपन 3 से 4 दिन करते रहेंगे तो लगभग 3 से 4 दिन के बाद में इसमें छोटे छोटे जो मशरूम है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और लगभग 7-8 दिन के अंदर ये बड़ा आकार ले लेंगे। अब बात आती है किसान बटन मशरूम की तुड़ाई योग्य मशरूम की पहचान कैसे करें तथा तैयार मशरूम की तुड़ाई किस तरीके से करें कि अधिक फायदा हो। इनकी जो तोड़ने की उचित अवस्था है वो है कि लगभग ये 7-8 सेंटीमीटर व्यास के हो जाते हैं, और इनके किनारे ऊपर से मुड़ने लगे उससे पहले इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने का सही तरीका ये है कि इसको नीचे से दोनों हाथ से पकड़ अपने एक उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़ के और हल्का सा घुमाव देते हैं, और इसमें आसानी से टूट जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि जो तुड़ाई का काम है वो पानी देने से पहले करें ताकि भूसा बिखरे नहीं। इस प्रकार से अपन इसकी तुड़ाई कर लेते हैं, और तुड़ाई करने के बाद में जो इनके डंठल पे थोड़ा बहुत भूसा लगा रहता है उसको चाकू से हटा के और फिर इसको आप थैलियों में भर के और बाजार में अच्छे से बेच सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सिंघाड़े की सफल खेती करके एक किसान ने ली अच्छी आय। स्वस्थ पौधे के लिए प्याज की नर्सरी डालते समय रखी जाने वाली सावधानियां। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।